वेलकम टू द सेशन गाइस, माय नेम इज शुभम सूर्यवंशी। और इस पर्टिकुलर वीडियो में 2024 पैटर्न के इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है उसके बारे में पूरी डिटेल्स दी जाएगी। ओके। नाउ इंजीनियरिंग में आप ये चीज जान रहे होंगे कि क्या पढ़ना है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि क्या छोड़ के जाना है। बिकॉज देखो, लाइफ में हर लड़ाई नहीं लड़नी होती है, करेक्ट। सो जो चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए, या जो चीज़ बहुत ज़्यादा टफ है, या जिसमें हम बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं और वो चीज़ 2-4 मार्क की आ पाएगी, ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को हमें छोड़ना ज़रूरी होता है। और उसी के लिए मैंने ये पर्टिकुलर सीरीज स्टार्ट की है। ये सीरीज पूरी तरह से 2024 पैटर्न को डेडिकेटेड है। सो न्यू सीरीज बना रहे हैं नए वाले सिलेबस के लिए। एंड सिर्फ एक वीडियो, दो वीडियो डाल के बंद नहीं करेंगे। पूरी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स M1 की जो सीरीज है हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। हम यूनिट नंबर 1 से शुरुआत कर रहे हैं। हम यूनिट नंबर 2, 3, 4, 5 पांचों यूनिट्स कवर करने वाले हैं यहीं पर यूट्यूब में। कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं है। प्लस बहुत सारे चैनल्स अब तक आप लोगों ने देख लिए होंगे, विजिट भी कर लिए होंगे, यूनिट टेस्ट में पढ़ाई भी की होगी। बहुत अच्छी बात है। इस चैनल में क्या नया है? इस चैनल में नया ये है कि भाई 4 दिन 5 दिन में पढ़ के आप M1 में कैसे 28 मार्क्स या 40 मार्क्स या 45 मार्क्स जो आप लाना चाहते हैं वो ला सकते हैं, वो चीजें हैं। ठीक है। सो क्या छोड़ना है उस पर बहुत ज्यादा फोकस किया जाएगा, ताकि आप हैवी वेटेज वाली चीजें और इजी वाली चीजें पढ़ के जा सकें। ओके। सो शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले यूनिट नंबर 1 के बारे में बताता हूँ कि ओवरऑल पूरी यूनिट में आपको 4 डिफरेंट टाइप की चीजें पढ़नी है। स्टार्टिंग हमारी होती है मीन वैल्यू थ्योरम्स के बेसिस पे। सो ऑब्वियसली रोल्स थ्योरम, लैग्रांजस थ्योरम एंड कॉशिश थ्योरम, ये जो तीन चीजें हैं ना, ये तीन सबसे इजी चीजें हैं आपकी M1 की। ओके। इसके अलावा जैसे ही आप सेकेंड वाले पार्ट की तरफ बढ़ते हो तो वहां पर आता है आपका एक्सपेंशन। एक्सपेंशन में आपको तीन वैरायटीज के एक्सपेंशंस पढ़ने हैं। मैक्लॉरिन पढ़ना है, टेलर पढ़ना है, स्टैंडर्ड एक्सपेंशंस पढ़ने हैं। ओके। सो ओवरऑल अगर मैं इसे क्लासिफाई करने की कोशिश करूं तो ये थोड़ा सा आपका डिफिकल्ट वाला पार्ट हो जाता है। इसे अगर हम क्लासिफाई करने की कोशिश करें तो ये एक इजी पार्ट हो जाता है। यहाँ से काफी सारे इजी क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी है। मैं अगर थर्ड वाले कैटेगरी पे चलूं, जो कि है आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म से रिलेटेड, सो सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है जो कि एल हॉस्पिटल का रूल है। इसके बेसिस पे काफी सारे क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर हो जाती है तो ये वाला पार्ट आपका क्लियर हो सकता है। बट प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। डिफरेंशिएशन ठीक ठाक लेवल का आपको चाहिए रहता है। बहुत हैवी डिफरेंशिएशन की जरूरत नहीं है। ओके। ना इसके अलावा जो चौथा पार्ट आता है, दैट इज द टफेस्ट पार्ट, और इसे हम मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट बोल सकते हैं ऑफ द फर्स्ट यूनिट, विच इज योर फोरियर सीरीज। ओके। अब बात सिंपल सी ये बनती है कि हम क्या क्या चीजें इसमें से पढ़ के जाएं। बिकॉज आप में से बहुत लोगों ने तो ये चीज सोच रखी होगी कि यार मुझे अगर पास होना है तो 5 में से मैं अगर 3 यूनिट भी करके चले जाऊं तो मैं पास हो सकता हूँ। देखो, जिसको 50 मार्क्स लाने हैं, 60 मार्क्स लाने हैं, 70 मार्क्स लाने हैं, तो उनके लिए तो बात सिंपल सी होती है कि तुम्हें तो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, राइट। ठीक है। बट स्टिल अगर तुम इस वीडियो को देख लोगे तो थोड़ा तुम्हें अंदाजा मिल जाएगा कि यार यूनिट 1 में भी पूरा 100% पढ़ के जाने की जरूरत नहीं है। ऑल्सो हर एक यूनिट से आप जानते हैं कि यूनिवर्सिटी ने डिक्लेयर किया है कि 14 मार्क्स का ही कंटेंट पूछा जाएगा, ना ज्यादा ना कम। तो 14 मार्क्स लाने के लिए यूनिट नंबर 1 हमारे लिए कितनी हेल्पफुल हो सकती है, उसका डिस्कशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, अगर मैं शॉर्ट में बताना चाहूँ कि यार ओवरऑल प्रिपरेशन अगर आपको देखनी है, सो बहुत लोगों का रहता है कि यार 5 में से कोई 3 यूनिट कर लेंगे। सो 14 14 मार्क्स की 3 यूनिट मतलब कितना हुआ? 14, 28 और फिर प्लस पास हो गए। 14 3 42 मार्क्स का हो जाता है आपका। करेक्ट। तो 2 यूनिट तो शुरू की सबको पता है कि भाई यूनिट नंबर 4 एंड यूनिट नंबर 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ये दोनों यूनिट्स जो हैं वो सारी की सारी मैट्राइसिस से रिलेटेड हैं, जिस वजह से आप इनको पढ़ के आसानी से निकाल सकते हैं। ज़्यादा डिफिकल्टी चीज़ें नहीं होती हैं इसमें। सो ये दोनों यूनिट्स तो आपके दिमाग में है ही कि हमें पढ़ना है। बात आ जाती है कि सिर्फ इन दोनों को करके तो मेरे 14 + 14 28 मार्क्स ही होंगे। मतलब एग्जाम में एक क्वेश्चन भी मैंने गलत कर दिया तो बैकलॉग लग जाएगा। तो तीसरी यूनिट मैं कौन सी करके जाऊं, उसका बहुत बड़ा सवाल आ जाता है। और उसी सवाल का आंसर देने के लिए यूनिट 1 2 3 इन तीनों यूनिट्स को जानना जरूरी है। इन तीनों यूनिट्स में टफ वाले पार्ट कौन कौन से वो जानना जरूरी है। और छोड़ना क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, वो जानना जरूरी है। ठीक है। सो आई होप आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल चुकी होगी कि हम किस तरीके से अप्रोच करने वाले हैं पूरे सिलेबस को, राइट। सो अब इंपॉर्टेंट बात आता है कि मैं यूनिट 1 2 3 में से कौन सी चूज करूं। तो सारे लोगों के दिमाग में, या बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है कि भाई यूनिट 4 एंड 5 के बाद हम यूनिट नंबर 1 करके चले जाएंगे। बिकॉज यूनिट नंबर 1 हमने यूनिट टेस्ट में भी पढ़ रखी थी, इजी होती है, आसानी से बन जाती है। तो अगर आपका ये विचार आ रहा है तो आपका विचार बहुत ज़्यादा गलत है।
ठीक है। आप बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंसने वाले हो अगर आप यूनिट नंबर 1 करके जाने की सोच रहे हो अलॉन्ग विथ यूनिट नंबर 4 एंड 5। ठीक है। अब इसी चीज को मैं थोड़ा सा डिटेल में बताने की कोशिश करता हूं आपको, है ना, ताकि आपको ये समझ में आए कि क्यों यूनिट नंबर 1 हमारे लिए जरूरी नहीं है और क्यों यूनिट नंबर 1 हमारे लिए एक्चुअल एंड सेम पेपर में डिफिकल्टी क्रिएट कर सकता है। अब ऐसा भी नहीं है कि आप पूरा यूनिट नंबर 1 छोड़ दो, नहीं। समझदार इंसान कभी भी पूरा यूनिट नहीं छोड़ता है, क्योंकि 14 मार्क्स में से हो सकता है ना कुछ ऐसा हम कर ले जिससे हम 4-5 मार्क्स जोड़ पाए, कुछ ऐसा जो एकदम कम समय में हो जाए, कुछ ऐसा यूनिट नंबर 1 का जो आसानी से हमें दिख जाए और जल्दी से हो सके, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जब आप यूनिट नंबर 2 की तरफ जाओगे तो उसका भी एक ऐसा वीडियो निकलेगा जिसमें आपको सारी इजी चीजें बताई जाएंगी यूनिट नंबर 2 की। सेम वैसे ही आपको यूनिट नंबर 3 का भी एक ऐसा ही वीडियो मिलेगा जैसे ही हम यूनिट नंबर 3 पे पहुंचेंगे, और वहां से भी आपको उसकी ईजी वाली चीज बताई जाएगी। तो समझदार इंसान कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि यूनिट नंबर 5 और 4 और 5 पूरा करके वो यूनिट नंबर 1 फिर पूरा करके जा रहा है। नहीं, फंसोगे। हमें यूनिट नंबर 4 और 5 पूरी करनी है। यूनिट नंबर 1 से जितनी मैं चीजें बताऊंगा सिर्फ वो चीजें करेंगे। यूनिट नंबर 2 से भी मैं जो 2-3 चीजें बताऊंगा वो करेंगे। यूनिट नंबर 3 से भी जो 2-3 बताऊंगा वो करेंगे। मेरी बात मानोगे तो आराम से 70 में से 50 क्रॉस कर जाओगे विदाउट एक्स्ट्रा एफर्ट। तो जब यूनिट 2 और 3 पे जाएंगे तब की तब आएगी, जब उसका वीडियो आएगा। हमारी सीरीज तो चल रही है, ठीक है, आज से शुरू करते हैं। तो 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर सारे वीडियोस भी आ चुके होंगे आपके। अभी तो सब असाइनमेंट्स वगैरह लिखने में आपका टाइम जा रहा होगा, बट जब तक आप पहुंचोगे तब तक चीजें आ जाएंगी, ठीक है। वीडियो 1.5x में चला सकते हो अगर थोड़ा सा बोर हो रहा होगा तो, बट ऐसे रील्स की तरह मत देखो ये, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देख लेना, सुन लेना। ओके। सो यूनिट नंबर 1 में से क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है उसका डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 2 मेरे इजी वाले पार्ट्स हैं और 2 डिफिकल्ट वाले पार्ट्स हैं, तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप इसको ओपन भी मत करो, देखना ही नहीं है, छोड़ दो पूरी तरह से। इस वाले पार्ट को भी आप ओपन मत करो, देखना ही नहीं है, छोड़ दो पूरी तरह से। आई एम 100% श्योर कि आपने बहुत सारे यूट्यूब के वीडियोस पहले भी देख रखे होंगे। नहीं देखे तो अब लोगों ने सबने स्ट्रैटेजी वीडियोस बनाने शुरू कर दिए होंगे। बहुत लोग आपको बहुत चीज़ बताएंगे, तो आपको मेरी बात पे शायद यकीन नहीं होगा, तो मैं आपके सामने प्रूफ्स लेके आया हूँ आपको। कुछ एक कहना चाहिए ना, एक मिरर दिखाने आया हूँ, रिफ्लेक्शन दिखाने आया हूँ कि भाई जैसा तुम सोच रहे हो दूसरे वीडियोस को सोच के कि नहीं 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 1 बोला इजी है 1 कर लेंगे। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी रहता है कि मुझे तो पार्शियल डिफरेंशिएशन आता ही नहीं है, तो मैं क्यों पार्शियल डिफरेंशिएशन के चक्कर में पढ़ूं, उससे आसान तो मैं इनको निपटा लेता हूँ। नहीं, नहीं होगा। उल्टा तुम्हें फूरियर वूरियर करने के लिए इंटीग्रेशन और अलग से पढ़ना पड़ जाएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड एक्सपेंशंस में भी और कई जगहों पे आपको इंटीग्रेशंस और एडअप करना पड़ जाता है, ठीक है ना। तो जैसा बता रहा हूं वैसा सुनो और समझने की कोशिश करो। आप अगर यूनिट नंबर 1 के इजीएस्ट पार्ट की बात करें तो ये चीज इजी है, ये 100% आपको करके जानी चाहिए। इसमें से एक आधा क्वेश्चन कुछ भी आया तो समझ लो हमारे लिए बोनस है, काम निकल जाएगा। सेकेंड पार्ट जो है टेलर्स एंड मैक्लॉरेंस थ्योरम का, ये क्यों आपके एग्जाम में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, आओ दिखाता हूं मैं तुम्हें। होता क्या है ना, जब आप यूनिट टेस्ट के लिए पढ़ रहे होते हो तो बहुत बार कॉलेज आपको स्टार्टिंग में पढ़ाना शुरू करता है, कुछ इजी चीजें आपको वो सिखाते हैं और उसको सीख के हमको लगता है कि यार एक्सपेंशन तो बहुत इजी है, हम आसानी से कर सकते हैं। पर एक्चुअल एग्जाम में क्या होगा दिखाओ। अगर मुझे सवाल आ रहा है साइन एक्स का एक्सपेंशन करने के लिए, तो ये बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन है, एंड फ्रैंकली बता दूं पिछले 10-12 साल से यूनिवर्सिटी ने कभी ये क्वेश्चन पूछा भी नहीं है। इसका भी एक्सपेंशन आता है तो कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट होता नहीं है, ये भी एक बहुत ही ईजी टाइप का क्वेश्चन है। बट द प्रॉब्लम इसकी आ गया यूनिवर्सिटी ने 10-12 साल से इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे ही नहीं है जिसमें वो इतना सिंपल एग्जाम्पल लेके आपको एक्सपैंड करने के लिए बोले। यूनिवर्सिटी जब भी आपसे चीज़ें पूछती है मैक्लॉरिन थ्योरम्स को लेके, तो सबसे पहले आपका प्रॉब्लम होता है कि यार आपको ये मैक्लॉरिन थ्योरम याद होना चाहिए। और मैक्लॉरिन थ्योरम को याद रखना कोई आसान काम नहीं है। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक ये चीज याद नहीं रखनी ना, आपको टेलर का भी एक्सपेंशन याद रखना है, आपको स्टैंडर्ड भी याद रखने हैं, आपको फूरियर की भी सारी चीजें याद रखनी है। तो कॉम्प्लिकेशंस वहां शुरू होते हैं जब इतनी सारी चीजें याद रखनी पड़ती हैं, और उस 2.5 घंटे के एग्जाम में जब आप बैठते हो तो चीजें दिमाग से उड़नी शुरू हो जाती हैं। ओके, ये प्रॉब्लम होता है। हाँ, मैं जान रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। कुछ यूट्यूब वीडियोस आप लोगों ने देख लिए होंगे जहां आपको ऐसा बताया होगा कि देखो बेस्ट ट्रिक टू लर्न द फूरियर सीरीज, बेस्ट ट्रिक टू लर्न द मैक्लॉरेंस एक्सपेंशन। बोलने दो उनको, वो सिखाएंगे, वो उनका काम है सिखाना, ठीक है, क्योंकि कोई भी टीचर अच्छे के लिए सिखाता है।
बट आपको डिसाइड करना है कि आपको वो चीज़ सीखनी है या नहीं। वो बोल देगा कि कुछ नहीं है भाई, आप ऐसे लिखा करो, पहले एफ डैश लिख लिया करो। तो आप शुरू करोगे एफ ऑफ जीरो से, फिर आप एफ डैश वाला लिखोगे, फिर आप एफ डबल डैश वाला लिखोगे, फिर आप एफ ट्रिपल डैश वाला लिखोगे, फिर आप फोर टाइम्स डैश वाला लिख लोगे, है ना। तो पहले ये लिख जाएंगे, उसके बाद सिंपल सिंपल है, पहले एक बार एक्स लगा दो, दूसरी बार में आप एक्स स्क्वायर लगा लो, स्क्वायर लगा रहे हो तो फिर टू फैक्टोरियल भी लगा दो, तीसरी बार में क्यूब लगा रहे हो तो थ्री फैक्टोरियल लगा लो, चौथी बार में पावर फोर लगा रहे हो तो फोर फैक्टोरियल लगा दो, है ना। और हो गई आपकी सीरीज तैयार। 10-15 सेकंड के लिए, 1-2 मिनट के लिए आपको बड़ा अच्छा फीलिंग आएगा कि ये तो क्या बढ़िया सिखाया है सामने वाले ने, ठीक है, तो तुरंत मेरे को सीरीज याद हो गई। बट द प्रॉब्लम है इसकी, एक्चुअल एग्जाम में जाने के बाद में ये चीज क्लिक नहीं होती है उतनी आसानी से, ठीक है। सेम तरीके से वो आपको टेलर सीरीज को भी याद रखना सिखाएगा। कोई भी हो, चाहे वो यूट्यूबर हो या फिर कोई फैकल्टी हो, वो सब आपको ये सीरीज को याद रखना सिखाएंगे। लेकिन आप ये जानो कि आपको सिर्फ मैक्लॉरेन या टेलर ही याद नहीं रखना है, क्योंकि एक्चुअल क्वेश्चंस जो आते हैं वो कुछ इस टाइप से आते हैं। सेक एक्स का एक्स की पावर 4 में 5 तक आपको एक्सपेंशन करना है, मतलब आपको सेक एक्स को 5 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। सेक एक्स एक बार करोगे, सेक एक्स 10x बन जाएगा, दूसरी बार करोगे तो वो और बड़ा होगा, तीसरी बार में और बड़ा होगा, चौथी बार में और बड़ा होगा, पांचवी बार में और बड़ा हो जाएगा। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का जो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन है वो 5 बार डिफरेंशिएट होने के बाद में इतना बड़ा हो जाएगा कि आप खुद फंसोगे। आपको लगेगा कि यार क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंदी जा रहा है, तो मैं कैसे मैनेज करूं। सेम चीज होती है, आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को उठाओ जो थोड़े टफ है, जैसे sec x हो गया या 10x हो गया, इन सब का जब आप एक्सपेंशन करने जाते हो ना, तो चीजें बहुत लेंदी हो जाती हैं एंड वहां से प्रॉब्लम्स क्रिएट होने शुरू होते हैं। उसके अलावा सिर्फ मैक्लॉरेंस थ्योरम ही नहीं है ना आपके पास, आपने देखा आपको टेलर्स थ्योरम भी देखना है, आपको स्टैंडर्ड एक्सपेंशंस भी देखना है। स्टैंडर्ड एक्सपेंशंस अपने आप में कितना लेंदी है, हाँ तुम्हें दिखाता हूं मैं। सो स्टैंडर्ड एक्सपेंशंस में जब भी तुम्हें सवाल आते हैं तो वो कुछ इस तरीके से दिखेंगे कि भाई आपके पास में इस टाइप का है और आपको 5 की पावर तक एक्सपैंड करना है। तो पहले तो तुम्हें दिमाग में क्लिक ही नहीं होगा कि एक स्टैंडर्ड एक्सपेंशन का क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि तुम तो मैक्लॉरेन की प्रैक्टिस कर रहे थे, तुम्हें तो क्वेश्चन में स्पेसिफाई भी नहीं किया कि तुम्हें स्टैंडर्ड एक्सपेंशन यूज करना है। पहली प्रॉब्लम वहां आ जाती है। दूसरी प्रॉब्लम, स्टैंडर्ड एक्सपेंशन की ना पूरी लिस्ट है। अगर आपने एक बार भी बुक खोली होगी तो आपको लिस्ट याद होगी, कम से कम 8 से 10 स्टैंडर्ड एक्सपेंशन है ना। आपको लॉग एक्स का स्टैंडर्ड एक्सपेंशन याद करना पड़ता है, आपको साइन एक्स का स्टैंडर्ड एक्सपेंशन याद करना पड़ता है, फिर कहीं कहीं पे आपको साइन एच ऑफ एक्स का भी याद करना पड़ता है, फिर कॉस ऑफ एच ऑफ एक्स का भी याद करना पड़ता है, आपको 10x का भी स्टैंडर्ड एक्सपेंशन याद करना पड़ेगा, आपको ई की पावर एक्स का भी स्टैंडर्ड एक्सपेंशन याद करना पड़ेगा। इतने सारे स्टैंडर्ड एक्सपेंशन की लिस्ट याद करके जाओगे एग्जाम में, एक याद नहीं आने वाला तुम्हें। हाँ वो बात अलग है, तुम माइक्रो एक्रो बना के चुपचाप ये सब करने वाले हो तो ठीक है, स्टिल फिर भी क्यों करना है यार ये सब इलीगल काम नहीं करते, करेक्ट। सो बात सिंपल सी है कि जो भी स्टैंडर्ड एक्सपेंशन के क्वेश्चंस है ना, वही यूनिवर्सिटी के फेवरेट क्वेश्चंस हैं। जैसे ये वाला बिना स्टैंडर्ड एक्सपेंशन के नहीं हो सकता, 4 बार यूनिवर्सिटी पूछ चुकी है। ये वाला भी नहीं हो सकता। इनको देखो, कभी भी आप इस क्वेश्चन को मैक्लॉरेन लगा के करने जाओगे तो होगा ही नहीं आपसे। आपको स्टैंडर्ड पहले तो पहचानने में दिक्कत, भाई करना क्या है। फिर उसने लिख भी दिया कि स्टैंडर्ड एक्सपेंशन से करो, तो आपको कॉस एक्स का स्टैंडर्ड एक्सपेंशन याद होना चाहिए, ई की पावर एक्स का स्टैंडर्ड एक्सपेंशन याद होना चाहिए, इसका स्टैंडर्ड एक्सपेंशन, इसका स्टैंडर्ड एक्सपेंशन, आपको सबके स्टैंडर्ड एक्सपेंशन याद होने चाहिए। फिर ये देखो एक भयानक सा क्वेश्चन जो कि यूनिवर्सिटी 6 बार पूछ चुकी है। यूनिवर्सिटी की आपको आदत पता होगी कि यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस रिपीट करती है। तो ये तो सिर्फ एक्सपेंशंस के, मैक्लॉरेंस के नीचे वाला एक स्टैंडर्ड एक्सपेंशंस का पार्ट है, मतलब एक्सपेंशन का जो पूरा पार्ट आपको पढ़ना है उसमें से ये एक पार्ट है बस, ठीक है, जिसमें आपको इतनी ज्यादा मेहनत लगने वाली है और गारंटी भी नहीं है एग्जाम में क्वेश्चन कौन सा आएगा। तो ये एक कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है। इतना सब कुछ होने के बाद यूनिवर्सिटी बोलती है कि अभी एक्सपेंशन खत्म नहीं हुआ है सर आपका, अभी तो आप एक और टेक्निक सीखेंगे एक्सपेंशन करने की। अब आप एक्सपेंशन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के थ्रू कैसे करना वो भी सीख लीजिए, टेक्स्ट बुक उठा के देख लीजिए, सब कुछ वहां से देख के बना रहा हूँ। फिर वो बोलेगी कि अच्छा आपने ये सीख लिया, अब आप सब्स्टिट्यूशन के थ्रू कैसे एक्सपेंशन करना वो भी सीख लीजिए। इसमें भी यूनिवर्सिटी के कुछ फेवरेट क्वेश्चन है, लिखा ही नहीं है मैंने क्योंकि वो लिखने में बहुत टाइम वेस्ट हो रहा था। कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो 4-4 बार यूनिवर्सिटी आपसे पूछ चुकी है। सो द प्रॉब्लम इज कि ये सब होने के बाद भी एक्सपेंशन खत्म नहीं होता। फिर वो बोलेगा कि नहीं नहीं अब इतना सीखा है तो मालिक टेलर थ्योरम भी थोड़ा सा सीख ही लो, है ना। टेलर थ्योरम में हालांकि मैं बताऊं तो क्वेश्चंस आपके उतने टफ नहीं होते हैं, थोड़े से इजी होते हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि ये इजी वाला पार्ट आएगा इसकी क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। प्रोबेबिलिटी भी अगर हम देखें कि भैया क्या पॉसिबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी इस वैरायटी के क्वेश्चन को आने की, तो प्रोबेबिलिटी भी बहुत कम है यार।
क्योंकि तुम्हारे 14 मार्क्स के कंटेंट में उसको यहां से भी पूछना है, उसको यहां से भी पूछना है, उसको यहां से भी पूछना है। यहाँ तक 3 पार्ट में से एक पार्ट है टेलर थ्योरम, जो कि इजी वाला पार्ट है, बाकी स्टैंडर्ड एक्सपेंशन डिफिकल्ट वाला है। मैक्लॉरिन अपने आप में इजी है, बट पॉसिबिलिटी देखो, इन सब में से टेलर का क्वेश्चन आएगा और वो बड़ा क्वेश्चन होगा 4 या 5 नंबर का, उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है। तो इसीलिए इतनी सारी मेहनत करके एक्सपेंशंस को सीखना एक स्मार्ट मूव नहीं है। यू हैव टू बी एन स्मार्ट इंजीनियर गाइस, ठीक है। तो इसीलिए इसे पूरी तरह से आज की डेट में ब्लॉक कर दो, पढ़ना ही नहीं है खोल के, अनलेस आपका 70 on 70 का टारगेट नहीं है। और 70 on 70 का भी टारगेट है तो भाई पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन की यूनिट नंबर 2 और 3 खत्म करके फिर बाद में आप इधर आइएगा। तो जितनी डिफिकल्टीज हमें इन सब चीजों को करने में होती है, उससे और एक स्टेप आगे की डिफिकल्टी आपको फूरियर सीरीज में होने वाली है। क्यों होने वाली है, आओ दिखाते हैं। फूरियर सीरीज का जो मामला है ना, वो एक्सपेंशन से भी एक नंबर और आगे का है डिफिकल्टी का। क्योंकि जब आप फूरियर सीरीज की बात करते हैं तो आपको फुल रेंज फूरियर सीरीज पे भी सवाल आ सकता है, हाफ रेंज पे भी आ सकता है, एक हार्मोनिक एनालिसिस करके वैरायटी होती है वो भी आपके सिलेबस में, उसमें से भी से आ सकता है, पार्सेवल्स आइडेंटिटी में से भी आ सकता है। मतलब आपको 4 अलग वैरायटी ऑफ चीजें फूरियर सीरीज के अंदर है, उन 4 वैरायटीज में से किसी भी वैरायटी से आ सकता है। प्लस नया पैटर्न है तो हम जानते भी नहीं कि यूनिवर्सिटी कहाँ फोकस करने वाली है आपके लिए, ठीक है ना। तो ओवरऑल पूरा फूरियर सीरीज तुम जब पढ़ने जाओगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि जितना समय तुम्हें फूरियर सीरीज पढ़ने में लगता, उससे कम समय में तुम्हारा पूरा यूनिट 2 हो सकता है, जो अकेला 14 मार्क्स कैरी करता है। और तुम्हें जो डर है ना कि मुझे पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं आता, भाई मैं बता रहा हूँ, मेरे चैनल पे मैंने एक बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन की वीडियो डाली है और बेसिक्स ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन की भी वीडियो डाली है। अभी अगर नई सीरीज स्टार्ट हुई है तो चिंता मत करो, एक आध हफ्ते में तुम्हें दिख जाएगी वो वीडियोस, ठीक है। वहां जाके देखना, तुम्हारे पार्शियल डिफरेंशिएशन के बेसिक्स ऐसे क्लियर होंगे कि तुम्हें दिक्कत आनी बंद हो चुकी होगी। सो ये बहुत जरूरी है समझना कि फूरियर सीरीज में इतने सारे फॉर्मूलाज रट के हम जाएंगे, उस 2.5 घंटे के इंटरवल में कितने फॉर्मूलाज तुम्हारे दिमाग में चल पाएंगे। फिर एक चीज ये आती है कि बहुत सारे चैनल्स में या वीडियोस में तुम ये देखते हो कि वो कहते हैं कि भाई सिर्फ फुल रेंज सीख लो और फिर वहां पर एग्जाम में आप हाफ रेंज का सीरीज खुद ही कन्वर्ट कर लोगे। देखो भाई, हमें पीएचडी नहीं करनी है मैथमेटिक्स में कि हम ये कन्वर्जन सीखते फिरें। 4 दिन 5 दिन का टाइम मिलता है, पेपर जाके निकालना है, ठीक है। तो मेरा सजेशन है मत पढ़ो इसके चक्कर में भी, ठीक है। एक जगह, क्योंकि जब भी फुल रेंज से हाफ रेंज में आप जाते हो, आपको सिर्फ यहां पर चेंजेस नहीं करने पड़ते हैं, आपको फॉर्मूला में भी थोड़े से चेंजेस करने पड़ते हैं। तो क्यों उतनी माइन्यूट चीजें आप सीखने की कोशिश कर रहे हो, उतना एफर्ट डालना वर्थ नहीं है। जो दो सबसे खतरनाक चीजें हैं यूनिट नंबर 1 में, वो है आपकी कौन कौन सी, एक्सपेंशन को लेके तीनों, टेलर, मैक्लॉरिन और स्टैंडर्ड एक्सपेंशन, और दूसरा है आपका फोरियर सीरीज वाला पार्ट, ठीक है। ये दोनों ही पार्ट्स जो हैं आपके बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हैं। हमें इन पे फोकस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल छोड़ दो, आज ही छोड़ दो, तुरंत छोड़ दो, समय कम है, ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि इतना कुछ छोड़ देंगे तो क्या गारंटी है जो हम पढ़ के जाएंगे उसमें से आएगा। देखो, इन दोनों को मिला के मैं आपको इतना तो बोल सकता हूँ कि यूनिवर्सिटी कभी भी कुछ इजी चीजें देती हैं आपको पढ़ने के लिए, और कुछ ना कुछ इजी वाला पार्ट हर चैप्टर से यूनिवर्सिटी पूछती है। तो ये वो इजी वाला पार्ट है जिसे आप कर सकते हैं, ठीक है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स में टोटल 7 टाइप के इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होते हैं। ओवरऑल उतना डिफिकल्ट पार्ट होता नहीं है ये, ओके। क्यों नहीं होता है, आओ। इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स को आसानी से कैसे सीख के किया जा सकता है एकदम 1 1.5 घंटे के अंदर अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ। 7 अलग अलग इंटरटेनमेंट फॉर्म्स होते हैं। अगर आप इन्हें 7 फॉर्म्स की तरह देखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि यार इतनी सारी वैरायटी मुझे पढ़ के जानी है, बट ऐसा है नहीं। ये जो 3 वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, इन तीनों को सॉल्व करने का तरीका बड़ा ही सिंपल सा है और बहुत इजीली इसके क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। तो बुक में कैसा हमें टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6, टाइप 7, तो टाइप 7 तक दिखता है, हम सोचते हैं यार 7 टाइप्स पढ़ने के बाद जाएंगे, तब जाके हमें 5 नंबर का शायद एक आधा क्वेश्चन मिल जाए इंडिटरमिनेट फॉर्म्स का। ऐसा मत सोचो। ये तीनों एक जैसे फंक्शन करते हैं, इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो एक ही कैटेगरी का क्वेश्चन हो गया बेसिकली। ये अपने आप में कोई भी डिफिकल्ट नहीं है। पहले स्टेप में आपको एलसीएम लेना पड़ता है, और एलसीएम लेके जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करना होता है कई जगहों पे, तो जैसे ही वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है तो ये वाला डायरेक्टली आपका इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, बेसिकली बहुत ईजी हो जाता है। ये जो तीनों वेराइटीज हैं, इनमें भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, खाली लॉग का एक स्टेप होता है, लॉग लगाना पड़ता है दोनों साइड में। तो जैसे ही आप दोनों साइड लॉग लगाते हो तो ये वेराइटी बहुत ईजी हो जाती है। इनडिटरमिनेट फॉर्म्स का हाईली पॉसिबिलिटी है कि कम से कम 4 to 5 मार्क्स का आपका आ सकता है। कहीं ना कहीं आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, यूनिवर्सिटी हमेशा ऑप्शंस देती है, तो ऊपर वाला क्वेश्चन करो या नीचे वाला क्वेश्चन करो, कहीं ना कहीं आपको 4 या 5 नंबर का एक
मिल सकता है, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी। 3 या 4 नंबर कुछ तो भी मिल सकता है, नया फॉर्मेट है तो कुछ कह नहीं पाऊंगा, बट मिल सकता है। ये वाला कर लो, साथ ही साथ में जो मीन वैल्यू थ्योरम्स हैं उनको कर लो। ठीक है, तो मीन वैल्यू थ्योरम्स से अगर मान लो भगवान ने अच्छा चाहा 3 से 4 नंबर का आ गया, और इसमें से 3 से 4 नंबर का आ गया और एक ही क्वेश्चन फंस गया, तो 6 7 नंबर अपने हो जाते हैं 14 में से। इजी इजी वाला पार्ट, जल्दी होने वाला पार्ट निपटा के 6 से 7 नंबर यहां से भी जोड़ सकते हो तुम। ठीक है, ओके। ये सब कुछ होने के बाद में आपको आगे कुछ नहीं पढ़ना, तो शॉर्ट में वापस से आपको लेके चलता हूँ। अच्छा, कहाँ से पढ़ना है उसकी भी जरूरत नहीं है, वीडियोस तो मैं बना के डालने ही वाला हूँ। ठीक है, तो आप मेरे वीडियोस यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं, वहां से पढ़ सकते हैं। तो ओवरऑल क्या निकल रहा है हमारा, ओवरऑल निष्कर्ष, आउटपुट ये है कि हम सिर्फ मीन वैल्यू थ्योरम्स के बारे में पढ़ेंगे और हम सिर्फ इंडिटरमिनेट फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, और ये दोनों मिला के गारंटीड है कि कम से कम 6 to 7 मार्क्स का मिनिमम हमें मिल सकता है। ठीक है, और किस्मत ज़्यादा अच्छी नहीं रही साथ में तो भी 4 to 5 मार्क्स का तो यूनिवर्सिटी कुछ ना कुछ देगी ही, इन दोनों को मिला के या इनमें से किसी एक से वो मार्क्स मिल जाएंगे हमें। और ये दोनों को पढ़ने में हार्डली आपको 2 दिन का टाइम लगेगा, 2 दिन भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, मतलब अगर दिन में 1 2 घंटे पढ़ते हो आवर्स के हिसाब से बोलो तो 4 to 5 आवर्स इज मोर देन सफिशिएंट टू फिनिश ऑफ दीज टू फुल्ली। ठीक है, ये रहा तुम्हारा यूनिट 5 1 का निष्कर्ष। एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूँ कि यूनिट नंबर 4 जब तुम पढ़ के जाओगे तो वहां से तुम 14 मार्क्स पूरा कर लोगे, वो पूरी पढ़नी है। इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट यूनिट्स। अगर इजी नहीं लग रही है, कॉलेज वालों ने सही से नहीं पढ़ाया है, मैं डालने वाला हूँ पूरे यूट्यूब पे वीडियोस, देखना स्टेप बाय स्टेप, एकदम मक्खन जैसे होता है ना वैसे काम होगा तुम्हारा। यूनिट नंबर 5 भी 14 मार्क्स का तुम्हें पूरा पूरा देखिए जाएगी, एग्जैक्ट क्या क्वेश्चन आते हैं वो तक हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं इन दोनों यूनिट्स के। उसके बाद 4 5 नंबर तुम यहाँ से उठा सकते हो, तो 28 + 5 हो गया। यूनिट नंबर 3 से अगर तुम्हारे पास टाइम कम है तो जो एग्जैक्ट 1 टॉपिक बताऊंगा वो कर लेना, 4 5 नंबर का वो हो गया। यूनिट नंबर 4 से एग्जैक्ट जो टॉपिक बताऊंगा वो कर लेना, 4 5 नंबर का वो हो गया। ठीक है, अभी नहीं बता पा रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे सीरीज खत्म करने दो बना के 1 2 हफ्ते में। ठीक है, डोंट वरी। 15 अभी 16 दिसंबर की शायद तुम्हारी टेंटेटिव डेट है, वो आगे बढ़ने वाली है, नहीं भी बढ़ेगी तो 4 5 दिसंबर के पहले तक तो आ चुका होगा ये सबका कंटेंट पूरा प्रॉपर तरीके से। ठीक है ना, तो वहां पे पता चल जाएगा। तो इस तरीके से 28 नंबर यहाँ से जोड़ सकते हो, 4 नंबर यहाँ से जोड़ लिए तो कितने हो गए 32 मार्क्स। यहाँ से 4 5 नंबर, यहाँ से 4 5 नंबर, ऐसे 10 नंबर और जोड़ लोगे तो कितने हो गए 42 मार्क्स। ठीक है, मतलब वर्स्ट केसेस में भी तुम 40 42 44 45 पहुंच सकते हो, अगर सिर्फ तुम एक टॉपिक यहाँ से, एक टॉपिक यहाँ से, एक टॉपिक यहाँ से और ये करके जाओ तो भी। थोड़ा सा एम्बिशियस हो, 50 55 60 तक पहुंचना है तो यहाँ से 2 टॉपिक कर लेना, यहाँ से भी 2 टॉपिक कर लेना, 10 नंबर और बच जाएंगे, 52 मार्क्स हो जाएंगे। और 62 तक पहुंचना और एम्बिशियस हो तो भैया यहाँ से भी 3 टॉपिक कर लेना, यहाँ से भी 3 टॉपिक कर लेना, और 10 नंबर बढ़ जाएंगे, 52 हो जाएगा। ठीक है, एम्बिशियस नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई बुरी बात नहीं है अगर तुम सिर्फ पास होना चाहते हो 28 नंबर लाके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, हर एक की अपनी स्ट्रैटेजी होती है, चाहे वो एग्जाम हो चाहे वो लाइफ हो। जिसको 50 लाने हैं 70 लाने हैं बहुत अच्छी बात है, जिसको सिर्फ पास होना है बुरा मत मानो भाई, 70 80% जनता वैसे ही करती है और कोई बुराई नहीं है इसमें। ओके, सो आई होप आई हैव मेड इट क्लियर टू यू कि आपको यूनिट नंबर 1 से क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। चीज़ें अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक जरूर करके जाइएगा, तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है यार, ऐसा लगता है बहुत सारे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं, लोग वीडियो अगर देख रहे हैं। प्लीज़ अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनमें इस वीडियो को शेयर करना, बिकॉज अगर आप शेयर नहीं करोगे तो लोगों तक पहुंचेगा नहीं, व्यूज बढ़ेंगे लोगों तक पहुंचेगा तो मुझे भी मोटिवेशन आता है कि यार चलो सीरीज कंप्लीट करते हैं ना, तुम्हारा काम आसान करने के लिए मैं खड़ा हूँ। मैकेनिक्स की भी चीज़ें बनाएंगे, BEE का भी है, थोड़ा टाइम मिला तो फिजिक्स केमिस्ट्री ग्राफिक्स वगैरह सबका प्लान है मेरा बनाने का, बट डिपेंड्स ऑन द रिस्पॉन्स, तो थोड़ा सा बढ़ाइएगा। प्लस मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट करना है तो मैं आपको इसी के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे एप्लीकेशन का लिंक भी दे रहा हूँ। ठीक है, वहाँ 2024 पैटर्न को लेके हम काफ़ी चीज़ें डालने वाले हैं, वहाँ से दीजिएगा। यूट्यूब का भी, यूट्यूब का तो खैर देख रहे हो, इंस्टाग्राम का भी लिंक दे दूंगा मैं, जो हम चैनल अभी इसको कंटिन्यू करने वाले हैं, प्लस टेलीग्राम विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज 2024 को लेके हम सेपरेट पूरी कम्युनिटी बना रहे हैं। बिकॉज बोल सब रहे हैं कि भाई सिलेबस सेम रहा है, बट अंदर ही अंदर मैंने काफी रिसर्च किया एंड आई रियलाइज कि बहुत सारी टफ चीजें हटा दी गई है जो तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है। सो टेलीग्राम का लिंक भी मैं ऐड कर रहा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप्स का भी मैं लिंक ऐड कर रहा हूँ जो दैट वी आर क्रिएटिंग। सो वो सब जाके आप ज्वाइन करना शुरू कर सकते हो और वहाँ पे मैसेज करना, मैं पर्सनल लेवल पर रिप्लाई करता हूँ, आई एम द एडमिन ओवर देयर। हेल्प हो जाएगी जो भी चीज़ चाहिए रहेगी तुम्हें। ठीक है, ओके, सो दैट वाज ऑल आई वांटेड टू डिस्कस। सो नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोस में मैं मीन वैल्यू थ्योरम्स के वीडियो डाल दूंगा, शायद आज शाम तक या कल तक आ जाएंगे, अभी तक आ भी चुके होंगे देख लेना, और इनके भी वीडियो साइड अप कर दूंगा। इन तक मेरे हिसाब से तुम्हें एफर्ट डालने की ज़रूरत
नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए। एंड जैसे जैसे एग्जाम्स पास आएंगे तो मैं एक अलग से सेपरेट स्ट्रेटेजी वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं एग्जैक्ट क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा तुम्हें कि कौन से क्वेश्चंस हैं जो यूनिवर्सिटी ने पिछले कुछ सालों में काफ़ी प्रोमिनेंटली पूछा है और उनके आने की पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा रहती है। सो उन क्वेश्चंस की लिस्ट भी मैं कंटिन्यूस बेसिस पे अपने एप्लीकेशन पे अपडेट करता रहता हूँ। ठीक है, ऑल्सो टेलीग्राम चैनल्स पे और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी वो लिस्ट आती रहती है। तो एक वन शॉट तुम्हें 2024 के लिए प्रॉपर सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक जरूर करके जाइएगा प्लीज अगर चीज़ें अच्छी लग रही है तो। ओके, थैंक यू।